इस दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है और मैं इस सत्र के वक्ता श्री चिन्मय मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे इस सत्र के वक्ता श्री चिन्मय मिश्र बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आप एक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और कला, साहित्य व पारंपरिक वस्त्रों के प्रेमी और प्रवर्तक हैं। आप पिछले एक दशक से अधिक सर्वोदय प्रेस बुलेटिन के संपादक हैं। इसकी स्थापना लगभग 59 वर्ष पूर्व श्री विनोबा भावे ने की थी। आप कला, साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर कई पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहते हैं। आपने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए लोक कला और मूर्ति कला पर व्रत चित्रों की पटकथा लिखी है। आप विभिन्न कला उत्सवों, आर्ट फेस्टिवल्स के संयोजक रहे हैं। पिछले 2 दशकों से आप भारतीय पारंपरिक कपड़ों पर अध्ययन, सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। आपने भारतीय पारंपरिक बुनाई और छपाई पर 2 किताबें लिखी हैं। आपने भारतीय पारंपरिक साड़ियों, कढ़ाई और साज सज्जा पर भी मोनोग्राम लिखे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप अनेक जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। आपने मेगा परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन पर भी 2 किताबें लिखी हैं। आपने बुंदेलखंड क्षेत्र से लोगों के माइग्रेशन, प्रवास पर भी व्यापक दस्तावेजीकरण किया है। वर्तमान में आप खादी बुनाई की परंपरा को नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आप केंद्रों पर छपाई के लिए प्राकृतिक और जैविक रंगों का उपयोग करने पर भी काम कर रहे हैं। भारतीय संविधान के महत्व के विषय पर लोगों में जागरूकता आप उत्पन्न करते हैं। आप एक बहुत ही प्रबल गांधीवादी होने के नाते आप व्याख्यान और पदयात्राओं में भाग लेकर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से गांधीवादी विचारों एवं सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। और चिन्मय जी जो है, जब भी कोई आपको किसी विषय पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है, कोई शॉर्टकट नहीं लेते, बिल्कुल अपने श्रोताओं का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि ये जो एक असली वक्ता की यही पहचान है कि वो अपने श्रोताओं का समय का सम्मान करते हैं। और आपको बहुत ज्ञान है और आप अपने ज्ञान के मोती हमारे साथ बिखेरने वाले हैं। चिन्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मिसेस रीता गुप्ता से निवेदन करती हूँ कि आप आएं और चिन्मय जी को एक पौधा भेंट कर स्वागत करें। साथ उपस्थित हैं और ये मुग्धा गुप्ता की मम्मी है। धन्यवाद जी। नीतू जी ने बहुत सारी बातें कही। कितना हम उस पर खरे उतरते हैं ये आप लोग तय करेंगे। दरअसल गांधी ये मानते थे कि हर दिन, हर रात के बाद जो सुबह है वो एक नया जीवन है आपके लिए। इसलिए वो हमेशा कहते थे कि मैं अगर 2 बात कहूं तो जो मैं बाद में कहता हूं उसका आप पालन करें, उसको फॉलो करें। कल विश्व की क्या स्थिति थी, आज क्या है, 24 घंटे में बहुत कुछ बदल जाता है। आप लोग हैं, कल एक टीचर ने आपको खूब स्नेह से बात की थी, आज आपने कुछ गलती करी, उसने खूब जोर से डांटा। एक दिन में आपकी धारणा बदल लेते, नहीं वो अब अच्छी नहीं है ना, वो हमको डांटती है। तो हर दिन एक नया दिन है।
इसलिए हमें जब भी बात करनी हो, वो विषय जिस पर आपने कल बात की होगी उस पर अगर आज बात करेंगे तो आपके विचार थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि हम लोग कोई एक लिखी हुई किताब नहीं है। हमारा एक मन है, हमारा एक अस्तित्व है, एक हमारा विचार है। इसलिए हम अपनी ही प्रतिकृति तैयार करते हैं। जैसे अभी हम लग गए तो हमें लगा कि अब हमारे जो ज़्यादा समझदार लोग हैं उन्हें लगा कि हम लोगों ने दिमाग का बहुत इस्तेमाल कर लिया है, तो अब इस दिमाग को थोड़ा आराम दिया जाए और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI नाम की चीज इजाद कर ली जाए। अब वो कैसे आपके लिए खतरा बनेगी, नहीं बनेगी, आप जब रोज उसके बारे में पढ़ेंगे तो एक नया विचार आपके मन में आएगा। ठीक वैसे ही रोजमर्रा की चीजें बदलती हैं, सोचते हैं, पर कुछ मूल्य जो हमारे जीवन के मूल्य होते हैं वो शाश्वत होते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। और ये सृष्टि, ये सभ्यता, ये समाज, ये परिवार, ये व्यक्ति उन्हीं शाश्वत मूल्यों के आधार पर ठीक से चल सकते हैं। जब भी वो उन शाश्वत मूल्यों से अलग होते हैं, समाज में, परिवार में और व्यक्ति में अलग अलग तरह की विकृतियां आती हैं, खराबी आती है। ऐसा ही एक शाश्वत नियम है प्रेम। तो जो विषय हमने आज आपके लिए चुना है आपसे बातचीत करने का, वह है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी का प्रेममय संघर्ष। स्वतंत्रता संग्राम से आप सब वाकिफ हैं। 1757 में बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष शुरू किया था। 190 साल बाद 1947 में हम अंग्रेजों को अपने देश से वापस उनके देश भेज पाए। ये 147 साल के संघर्ष, 190 साल का जो संघर्ष है, इसके बहुत उतार चढ़ाव हैं, इसके बहुत सारे आयाम हैं। सिराजुद्दौला का अपना एक संघर्ष है, उसके बाद तिलका मांझी का अपना एक संघर्ष है, छोटा नागपुर के अपने बिरसा मुंडा का एक संघर्ष है, 1857 का संघर्ष है, और उसके बाद 1915 से गांधी के लौटने के बाद एक और अंतिम संघर्ष स्वतंत्रता का है। ये बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हैं, और इसके बीच में बहुत सारे और भी संघर्ष चलते रहे सामाजिक सुधार के। उसमें सती प्रथा है, छुआछूत के खिलाफ काम करना है, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के समर्थन में बातचीत होना है, धार्मिक सांप्रदायिकता के खिलाफ बात होना है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों से देश की मुक्ति का संघर्ष नहीं है, ये दरअसल भारत को मुक्त करने का, अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का एक समानांतर संघर्ष है कि हजारों साल से चली आ रही जाति प्रथा को भी तोड़ना है। महिलाओं की शादी की उम्र पर भी बात करना है, सती प्रथा के खिलाफ भी बात करना है, शिक्षा पर भी बात करना है,
सर्वधर्म समभाव पर भी बात करना है। और ये इसलिए जरूरी है कि जब भी हम आजाद होंगे तो हम कैसा समाज चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं। इसीलिए हम लोग 1930 से एक संविधान बनाने की प्रक्रिया में लगे। गांधी जी ने जब कहा तो मोतीलाल नेहरू ने एक पहला संविधान का ढांचा बनाया। 1946 से संविधान सभा की बैठकें चालू हुई भारत की आजादी के, और शायद दुनिया में भारत अकेला ऐसा राष्ट्र होगा जिसने आजादी के पहले अपना संविधान करीब करीब बना लिया था, अपने मौलिक अधिकार तय कर लिए थे कि यह देश किन मूल्यों पर आगे बढ़ेगा। एक दूरदर्शी समाज में हम थे जो ये नहीं कहते थे कि जब देश आजाद हो जाएगा तभी हम सोचेंगे कि यह देश कैसे बनना है। नहीं, एक बड़ी कल्पना उन लोगों के दिमाग में थी कि आजादी के बाद का संघर्ष कैसे होगा। इसीलिए गांधी जो है वो बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं कि अगर नया देश अगर बनेगा तो उसकी शिक्षा भी नई हो जाना चाहिए। सिर्फ झंडा बदल डालने से देश नहीं बदल जाता। तो ये एक पृष्ठभूमि है स्वतंत्रता संग्राम की, और इसके अंतिम करीब 34-35 साल गांधी के लिए समर्पित हैं। 32 साल 1915 से 1947 तक के ये जो साल हैं, ये गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाला, उनकी परिधि में चक्कर लगाने वाला स्वतंत्रता संघर्ष है जो हमें अंततः आजादी दिलाता है। तो हम उस पर बात करते हैं। हमने बात करी प्रेममय संघर्ष की। संघर्ष का नाम हमारे दिमाग में आते ही दिमाग में जो एक सीन उभरता है, एक दृश्य कौंधता है, वो संघर्ष का मतलब होता है कि कभी हम हिंसा हमारे दिमाग में उपजती है, कभी दूसरे के प्रति गुस्सा आता है, कभी जिससे हमारा संघर्ष है उसके प्रति हमारे मन में तिरस्कार उठता है, और कभी घृणा का भाव हमारे मन में आता है। तो ये हम सबके बीच में ये सब कुछ चलता रहता है, और हमारे मन में यह स्वाभाविक एक प्रश्न उठेगा कि जब दो लोगों में टकराहट है तो प्रेम कैसे होगा। यह एक बड़ा प्रश्न है। ये सुनने में भी बहुत अजीब सा लगता है, पर जो लोग यहां लंबे समय से आ रहे हैं इस यूएसएम में, जो यूएसएम के पूरे परिवार के साथ रहे हैं, फादर वर्गीस से मिले हैं, फादर जैकब पीछे बैठे हैं, नीतू जी यहां बैठी, वो कुछ हद तक समझ पाए होंगे कि प्रेम कितनी ताकत की चीज है। फादर वर्गीस ने किस तरीके से इस संस्थान को खड़ा किया, किस ऊंचाई तक पहुंचाया, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि उनके एकाएक चले जाने के बाद भी यह संस्थान चल रहा है। एक ऊंचाई तक पहुंच के उस ऊंचाई को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है। फादर के बाद यूएसएम परिवार ने उस ऊंचाई को बनाए रखा। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी आपसी प्रेम। जिन लोगों के साथ संपर्क था उनसे एक आत्मिक संबंध बना। कब हम लोगों ने यहां आना शुरू किया और कब हम इस परिवार का अंग बन गए। कभी कहा नहीं फादर ने या किसी ने भी कि आप हमारे परिवार के अंग हैं। वो कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ कहा नहीं जाता।
वो संप्रेषित हो जाता है, वो कम्युनिकेट हो जाता है, वो आप तक पहुंच जाता है। उसे शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए गांधी का संघर्ष एक प्रेममय संघर्ष है। और इसलिए यह टकराहट और इन सब के होने के बावजूद हम ये देखते हैं कि गांधी का जो संघर्ष है उसका आधार प्रेम है। ये पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय है कि कैसे एक राष्ट्र, व्यक्ति नहीं, एक राष्ट्र बिना कटु हुए, बिना हिंसक हुए, बिना खून खराबी के स्वयं को एक दूसरे आताताई राष्ट्र से, जिसने उसे गुलाम बना रखा है, उससे स्वयं को मुक्त कर लेता है। यह आप लोगों की पीढ़ी के लिए जानना इसलिए भी जरूरी है कि आप लोग जिस पीढ़ी में रह रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसमें घृणा एक मुख्य विचार के तरीके से उभर रही है। एक दूसरे का तिरस्कार, एक दूसरे का असम्मान एक नए गुण के तरीके से सामने आ रहा है। हिंसा का समाज में बहुत गहरा स्थान बनता जा रहा है और हिंसा से आगे क्रूरता का स्थान। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि कैसे एक राष्ट्र बिना झगड़े के, बिना कटु हुए दूसरे से और अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। इसीलिए गांधी इस सृष्टि में अब तक के सबसे चमत्कारिक व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोगों ने इससे पहले कोशिश की है, सब कुछ किया है, और यह परंपरा सबसे चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं जो पिछले 2500 वर्षों से चले आ रहे प्रयास कि संघर्ष का स्वरूप प्रेममय हो को साकार करके दिखा देते हैं। तमाम सारे संघर्ष बीच में छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो हिंसा की तरफ चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं। शुरुआत से अंत तक वो प्रेम से अभिभूत नहीं रहते, उससे बटे नहीं रहते। ऐसा गांधी के साथ नहीं हुआ। उनके इस कथन पे गौर कीजिए। वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि जब अंग्रेज यहां से यानी भारत से जाएं तो वे मित्र बनकर जाएं। अंग्रेज जब यहां से जाएं तो हमारे मित्र बनकर जाएं। कभी आपने परिकल्पना की कि जिससे आपका बहुत विवाद है, जिससे आपका पड़ोसी है, जिसने आपकी जमीन पे, आपके पिताजी के प्लॉट पे कब्जा कर लिया है, वो आपका मित्र बन जाए? ऐसी भावना सामान्यतः नहीं आती। हम सोचते हैं कि कैसे इसको कोर्ट कचहरी मार पीट कैसे भी इसे भगा दें। पर एक 200 साल से जिसने आप पर कब्जा कर रखा हो, उसके बारे में गांधी ये कहते हैं कि वो जब जाएं तो हमारे मित्र बन करके जाएं। हमारे आपके जैसे सामान्य मनुष्यों के जो सपने में भी ये बात नहीं आ सकती है। सड़क चलते यदि हमसे कोई गलती से भी टकरा जाता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है। और महात्मा गांधी ऐसे एक राष्ट्र जिसने उसे गुलाम बना रखा है, उससे भी कभी गुस्सा दिखाते नजर नहीं आते। और इसलिए एक बड़ी लेखक ने बड़ी सुंदर बात, उनकी जो पोती हैं, क्या नाम है उनका, आपने को वहां मिली थी जो, नहीं वो वहां की गांधी, उनकी पोती अभी एक कार्यक्रम में थी सेवाग्राम में साथ में, नहीं दिल्ली में रहती हैं वो, मफतलाल के वहां उनका एकदम से नाम निकल गया। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। बोले गांधी जी ने अंग्रेजों को उनकी ग्लानि से मुक्त कर दिया। गांधी ने अंग्रेजों को ग्लानि से मुक्त कर दिया। अपने दुश्मन को, अपने ऊपर कब्जा करने वाले को मुक्त कर देना उसकी ग्लानि से,
उसके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, उसके कॉम्प्लेक्स से। इला, तो इला गांधी। तो ये जो बात है, इस पर आप लोग सोचिए, अपने जीवन में सोचिए कि कैसे प्रेम में कितनी ताकत है। ऐसी नैतिक पवित्रता पूरी दुनिया के इतिहास में जब से सृष्टि बनी है, 5-10 हजार साल जितनी भी आप माने, वो दुर्लभ है। गांधी अपने बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, मेरे पास अपना कुछ भी मौलिक नहीं है, मैंने जो कुछ भी लिया है या पाया है वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता में पहले से मौजूद था। वो अपनी इस पूरी सफलता का, अपने इस पूरे विचार का, अपने चिंतन का श्रेय तक नहीं लेते हैं, वो श्रेय भी किसी और को देते हैं कि उन्होंने तो पाया है, या कुछ भी मौलिक नहीं है, जो कुछ था वो पहले से मौजूद था। एक किस्म से उन्होंने उसको रीडिस्कवर किया है, उसको खोजा है फिर से, और खोजने से ज्यादा उसको इंप्लॉय किया है, उसको लोगों के जीवन में उतारा है। और जो सहज मानवीय मूल्य थे, सच बोलो, अहिंसा से रहो, क्रोध मत करो, उन मूल्यों को, इन भावनाओं को राज्य को अपनाने के लिए बाध्य किया है कि राज्य भी इस पर इसी तरीके से सोचेंगे। ये उनका बड़ा काम है। और वो अपने इस प्रेममय संघर्ष की यात्रा को शुरू करते हैं, पर ये यात्रा भी, जैसा उन्होंने कहा कि मौलिक नहीं है, ये यात्रा भी भारतीय समाज और संस्कृति में 2500 साल पहले से शुरू होती है। और ये शुरू होती है बुद्ध से। बुद्ध समझाते हैं, व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। ये बुद्ध इस यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रेम से, अपने समय के। वो और आगे कहते हैं, नफरत से नफरत फैलती है, नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। ये जो हमारे आसपास आज सांप्रदायिक नफरत फैल रही है, राजनीति में नफरत है, जातिगत नफरत फैलाई जा रही है, महिलाओं के खिलाफ, थर्ड जेंडर के खिलाफ, जो आंचलिकता है, इस नफरत को दूसरी नफरत से नहीं खत्म करा जा सकता। मुसलमानों के खिलाफ नफरत को किसी हिंदू या जैन या सिख की नफरत से नहीं, या हिंदू के खिलाफ नफरत को किसी और नफरत से नहीं कर, वो प्रेम से ही खत्म हो सकती है। और इसलिए प्रेम का जो तत्व है वो राजनीति के लिए बड़ा दुष्कर है। वो उसको ठीक नहीं समझता, क्योंकि वहां उसका अपना अस्तित्व खत्म होता है। बुद्ध अपने समय के पुरोहितवाद और यज्ञ आदि में हो रही हिंसा को प्रेम से संबोधित होते हैं। वो उसके खिलाफ बात करते हैं जो सब कुछ चल रहा है, और एक अपने समय में एक प्रेमपूर्ण समाज की संरचना की वो शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रेम के अलावा एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो है करुणा, एम्पैथी, करुणा। गांधी बुद्ध से ये दो चीजें लेते हैं, प्रेम और करुणा का पाठ वो सीखते हैं। बुद्ध के ही समकालीन हैं इस प्रेममयी यात्रा के दूसरे सहभागी, वो हैं करीब करीब उन्हीं के, वो हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के 8 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और उसमें से एक 8वां सूत्र है, मिट्टी में सव्य भूषसु, यानी सब प्राणियों से मेरी मैत्री है, सब प्राणियों से। महावीर स्वामी मनुष्य से आगे बढ़ के सब प्राणियों की बात करते हैं, मेरी सब प्राणियों से मैत्री है।
आप उनके चित्र देखेंगे कि जब वो देशना दे रहे हैं या वो जब प्रवचन दे रहे हैं तो उनके सामने शेर भी बैठा है, गाय भी है, सांप भी हैं, व्यक्ति भी बैठे हैं। उनकी सबसे मैत्री है। और आपकी मैत्री किससे होती है? जिससे आपका प्रेम होगा। जिससे आप चिढ़ते हैं, जिससे घृणा करते हैं, उससे आप प्रेम नहीं करते ना। तो उनकी मैत्री है। और गांधी महावीर के विचारों से सत्य को लेते हैं, अहिंसा को लेते हैं, अपरिग्रह को लेते हैं, ब्रह्मचर्य को लेते हैं और इस सब को अंगीकार करते हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई अनूठी दिशा देते हैं। गांधी की इस यात्रा के तीसरे बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, सहयात्री जिनको कह सकते हैं। ये बुद्ध और महावीर के बाद तीसरे महत्वपूर्ण सहयात्री हैं ईसा मसीह, यीशु। वो कहते हैं, जिस तरह मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, ठीक उसी प्रकार से मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। जिस तरह मेरे पिता ने, उनके ईश्वर ने उनसे प्रेम किया है, ठीक उसी तरह मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। वे और आगे बढ़ के कहते हैं, अपने दुश्मन से प्यार करो और उसके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। गांधी अपने पूरे जीवन में, अपने संघर्ष में इस बात को, उनके लिए कोई दुश्मन भी नहीं था। अंग्रेज दुश्मन नहीं थे। अगर आप किसी को दुश्मन मान लेते हैं तो फिर उससे प्रेम करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहली स्थिति यही है कि हम किसी को दुश्मन ना माने। और फिर वो कहते हैं, यीशु, मैं तुम्हें नया आदेश देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। ये कहते हुए, इसको चरितार्थ करते हुए यीशु सूली पर लटक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जानते नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हे ईश्वर इन्हें माफ करना। तब भी उनके मन में कोई घृणा नहीं है। अंतिम क्षण तक ईसा मसीह प्रेम में है, प्रेम में डूबे हैं। जो उन्हें सूली पर चढ़ा रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए ये कोई ऐसे शब्द नहीं हैं, ये ऐसी भावनाएं नहीं हैं जो किसी दूसरी दुनिया की हों। वो आप लोग खूब सारी फिल्में देखते हैं ना, वो एलियन वाली, है ना, ये ऐसी भावनाएं नहीं है। इसको अपने समय के लोगों ने अपने अपने समय में चरितार्थ किया है, उनको साधा है। तो ये जर्नी और आगे बढ़ती है। आज से 500-600 साल पहले के और थोड़ा सा भारत में पीछे जाइए। एक काल आता है जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। सुना होगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे भक्ति काल के कवियों की बहुत सारी बातें हैं। ये दुनिया में अपने तरीके का एक अलग ही युग है। ये ऐसा युग है जो अपने आसपास 200 साल तक ये एरा चलता है इन संतों का, जो अपने आसपास प्रेम को ही फैला रहा है और प्रेम का वातावरण बना रहा है। इसमें हम प्रत्यक्षतः या सामने सामने तो देखते हैं कि सब लोग ईश्वर की आराधना में लगे हैं और उसके प्रेम में हैं, परंतु वस्तुतः वे पूरे समुदाय में, समाज में, राज्य में, राष्ट्र में आपसी प्रेम की, परस्पर प्रेम को बांटने के लिए एक सजीव अभियान चला रहे थे। ये ऐसा समय है जिस समय में एक साथ इतने निडर लोग आपके सामने इकट्ठा हैं। ये आज बहुप्रचारित जो सांप्रदायिकता वाला काम है, जो कहता है कि मुगलों का और उन सब का ऐसा अत्याचार रहा है भारत पर, बहुत
अत्याचार हुआ है। पर यही वो समय है भारत पर मुगलों के राज का कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं। जब वो वाल्मीकि रामायण का अवधि में एक आंचलिक भाषा में उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसको रूपांतरित करना चाहते हैं, तो बनारस के, काशी के पंडे उनको रहने नहीं देते, उनको वो काम करने नहीं दे रहे थे। तब तुलसीदास एक मस्जिद में बैठ करके उस रामचरितमानस को पूरा करते हैं, वहां लिखते हैं। ये अथाह प्रेम का समय है, जहां शासन अपनी जगह है, वहीं नानक भी हैं जो बाबर के सामने खड़े हैं, उसके अत्याचारों के सामने, पर वो उस काल में एक नया धर्म स्थापित कर देते हैं, सिख धर्म, दुनिया का सबसे नया धर्म, एक ऐसा धर्म जो ऐसे समय हुआ उस राजा के सामने खड़े हैं जिसका जो भयानक अत्याचार कर रहा है बाबर, वहां खड़े हैं, पर वे एक धर्म वो कर लेते हैं। कितने साहसी लोग हैं। इसी दौर में आपको कबीर मिलेंगे, सूर मिलेंगे, तुलसी मिलेंगे, नानक मिलेंगे, मीरा मिलेंगी, रैदास हैं, पीपा देव हैं, आपके बगल में सिंगा जी हैं, महाराष्ट्र में तुकोजी हैं, कितने ही लोग आपको इस एरा में मिलेंगे जो प्रेम की बात कर रहे हैं, जो एक दूसरे से सौहार्द की बात कर रहे हैं। कबीर के इस दोहे पर गौर करिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम ना आए, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं स्वयं को, अपना एक अस्तित्व को मान रहा था, अपने एक अस्तित्व को मान रहा था, तो मेरा कोई गुरु नहीं था, मुझे गुरु नहीं मिला। और जब गुरु मिल गया तो मैं खत्म हो गया, मैं एक नए उसमें हो गया और एक प्रेम के संसार में मैं चला गया जो इतना सकरा है, जहां किसी और की गुंजाइश नहीं है, जहां अहंकार की गुंजाइश नहीं है, जहां घृणा की गुंजाइश नहीं है, जहां द्वेष की गुंजाइश नहीं है, जहां किसी और चीज की गुंजाइश नहीं है। मैं उस जगह पर पहुंच गया। प्रेम अपने पराये का भेद खत्म कर देता है। यहां हम वही हो जाते हैं जो सामने वाला होता है, जिससे हम प्रेम में हो सकते। हम दो व्यक्ति नहीं रह जाते, हम एक व्यक्ति हो जाते हैं। हम में टकराव समाप्त हो जाता है। इसलिए दोस्ती बड़ी अद्भुत चीज है, जिसमें हम जिससे दोस्ती करते हैं उसकी तमाम कमजोरियों को जानते हुए हम उसके दोस्त होते हैं। और वो भी हम दोस्ती में कभी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते कि तू ये नहीं जानता, तू ये नहीं जानती। इसलिए वो प्रेम का एक चरम है दोस्ती, कि आपको आपके दोस्त को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना होता है। इस यात्रा में गांधी 19वीं और 20वीं सदी में तय करते हैं और वो सब अर्जित कर लेते हैं, वो सब पाते हैं जिसकी कल्पना 2500 साल पहले कभी बुद्ध ने की होगी। गांधी कहते हैं, जहां प्रेम है वहां जीवन है, प्रेम रहित जीवन मृत्यु के समान है। प्रेम उसी सिक्के का दूसरा पहलू है जिसका पहला पहलू सत्य है। मेरा दृढ़ विश्वास है और 40 वर्ष का अनुभव है कि सत्य और प्रेम में सारा जीवन से सारा संसार जीता जा सकता है। सत्य ही धर्म है, यह एक सिद्धांत है। प्रेम ही धर्म है, यह दूसरा सिद्धांत है। धर्म कोई दो नहीं होते, इसलिए सत्य ही प्रेम और प्रेम ही सत्य है। तो इसलिए
हम अलग अलग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, पर जब हम प्रेम को देखते हैं, प्रेम में एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, तो फिर सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जब आप प्रेम में होते हैं तो अपने दोस्त से झूठ नहीं बोलते, सब कुछ उसके अंदर होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग रोज अपने जीवन में करते हैं। हम अपने मित्र से कहते हैं कि नहीं तुमने ये काम गलत किया, पर हम उससे सच बोलते हैं, और सच इसलिए बोलते हैं कि हम उसके साथ हम उसको प्रेम करते हैं, हम उसको एक अच्छा बेहतर मनुष्य बनाना चाहते हैं। वो हमारी गलती को बताता है, हमें एक बेहतर मनुष्य बनाना चाहता है। गांधी इसी सिद्धांत को आगे चलते हैं, और गांधी के इस प्रेम में संघर्ष की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू हो जाती है 1895-96 के आसपास से। वहां पर वो एक किस्म से असहयोग जो होता है, नॉन कोऑपरेशन, उसका एक शांतिपूर्ण संघर्ष लगातार चलाते रहते हैं। वे वहाँ 2 आश्रम बनाते हैं, फिनिक्स और टॉलस्टॉय, और वहाँ पर वो उन दोनों आश्रमों में प्रेम में जीवन जीने का एक तरीके से प्रशिक्षण देते हैं। जब आप वहाँ की जीवनचर्या को देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि कैसे प्रेम से एक चीज अपने आप स्वचालित होती है, ऑटोमेटिक चलती है। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे व्यक्ति जो गांधी को भारत लेकर के आते हैं, वो जब वहां जाते हैं तो वो किस तरह के होते हैं कि उनका नौकर है, उनका कामकाज करना है, सब करना है। और जब वो आखिर बार पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम लोगों को जीतने नहीं दूंगा, मैं अपना सारा काम खुद करूंगा, तुम लोग सब काम खुद करके मेरे को नीचा दिखाते हो। वो जिद करते हैं। गांधी उनके पैर दबाते थे रात, उनके सोने से पहले। इतने अथाह प्रेम में जब आप होते हैं किसी के साथ, और वो तब गांधी पैर दबाते हैं जब उनकी एक स्थिति दक्षिण अफ्रीका में बन चुकी थी। वो जो प्रेम है वो आपको विनम्रता के शिखर तक ले जाता है, और ये एक अकेली जगह है जहां से आप कभी नीचे नहीं गिरते उस शिखर से। वो शिखर आपको आपके साथ और ऊंचा 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 होता जाता है, जिसे गांधी के साथ हुआ। तो ये गांधी वहां वो करते हैं, वहां वो जेल जाते हैं। जेल में उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार भी होता है। जनरल स्मट्स के बारे में आपने सुना ही होगा। पर जब वो बाहर निकलते हैं तो जनरल को वो एक अपने हाथ से बनी सैंडल जो है वो उसको उपहार में देते हैं। उसके तमाम साल बाद, करीब 40 साल बाद, उनके 70वें जन्मदिन पर स्मट्स उस सैंडल को उन्हें वापस भेजते हैं। वो क्या लिखते हैं उस पत्र में, ये सुनिए। मैंने कई बार गर्मियों में ये सैंडल पहनी है, भले ही मुझे लगता हो कि मैं इसमें खड़े होने के लायक नहीं हूं। इतने महान व्यक्तियों के स्थान पर मेरा भाग्य था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का विरोधी बनूं जिसके लिए तब भी मेरे मन में सर्वोच्च सम्मान था। सुनिए, वो ये कहते हैं कि पर मेरा भाग्य था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का विरोधी बनूं जिसके लिए तब भी मेरे मन में सर्वोच्च सम्मान था। वह कभी भी किसी भी स्थिति में मानवीय पृष्ठभूमि नहीं भूले, कभी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, और इस सब के अलावा वे कभी किसी के सामने झुके नहीं। आसपास फैली नफरत के बावजूद और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सौम्य हास को उन्होंने बरकरार रखा। उनका आचरण और भावना तब भी, साथ ही बाद में भी निर्दयी, क्रूर, बलपूर्वक जो हमारे समय में प्रचलित है के साथ स्पष्ट रूप से भिन्न थी। एक आदमी जो उन पर अत्याचार कर रहा है, वो मानता है कि मैं अपने समय के महानतम व्यक्ति के साथ हूं, उसका विरोध कर रहा हूं। उनका भाग्य है कि वो उसका विरोध कर रहा है,
ठीक वैसे ही अहमदाबाद में जब उन पर मुकदमा चला, और उस जज के उस मुकदमे को कभी मौका लगेगा तो पढ़िएगा, वो किताब नेशनल बुक ट्रस्ट में है, छापा है वो आज़ादी के महत्वपूर्ण मुकदमों में, जिसमें वो जज कहता है कि आज से पहले मेरे सामने इस तरह के व्यक्तित्व वाला इतना महान व्यक्ति नहीं आया, पर मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना कार्य पूरा करूं। मैं जो अधिकतम सजा आपको दे सकता हूं वो सजा मैं आपको दे रहा हूं, और अगर अंग्रेज सरकार आपकी ये सजा को माफ करती है तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। आपको सजा देने वाला आपकी रिहाई का सपना देखता है। एक गुलाम देश में कैसे एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, और कैसे आज की परिस्थिति में आप स्वतंत्र सोच सकते हैं, क्योंकि गुलामी मानसिक होती है। गांधी कहते हैं कि मुझे कोई तभी दुखी कर सकता है जब मैं चाहूं कि मैं दुखी हूं। हम गुलामी को स्वीकारते हैं और वो धीमे धीमे हमारे मस्तिष्क में घर कर जाती है। आप में से कितने लोगों ने बास्टील की जेल का नाम सुना है? फ्रांस में 1787-79 के बीच में फ्रांस में जो है वो फ्रांसीसी क्रांति हुई। उस क्रांति के समय बहुत सारे कैदियों को छोड़ा गया। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जेल थी बास्टील, उसमें सैकड़ों मतलब दसियों सालों से लोग बंद थे, वहाँ रोशनी भी नहीं आती थी। अब वो वहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है। वो बास्टील की जेलों से लोगों को जब मुक्त किया गया तो पता लगा 2 दिन बाद वो फिर उस जेल में लौटे, क्योंकि वो उन जंजीरों में बंध कर सोने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें खुली हवा में सांस नहीं आई, नींद नहीं आई। वो फिर गए, उस जंजीरों से खुद को बांधा और फिर सोए। तो ये जो मानसिक गुलामी है, जो हम सोचते हैं कि नहीं ये हमारे आसपास जो हो रहा है, ये धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, जाति को लेके, महिलाओं को लेके, जेंडर को लेके, अभी तो होगा ही नहीं। हम अगर अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम एक व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र हैं, तो हम अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व हैं, एक स्वतंत्र इकाई हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, एक स्वतंत्र सृष्टि हैं। गांधी ये कहते थे। तो ये भारत लौटने के बाद भी उनका ये प्रेममय सफर जारी रहा, बल्कि अब प्रेम के साथ में करुणा का और समावेश होता गया। देश में उस वक्त जो बेकारी थी, भुखमरी थी, सांप्रदायिकता थी, वो उन्हें लगातार विचलित कर रही थी। वे जानते थे इसके पीछे अंग्रेजों का शासन और उनकी दमनकारी नीतियां हैं, जिन्होंने भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताना बाना नष्ट कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। परंतु वे इसके बहुत सीधे विरोध के बजाय एक नई राह को पकड़ते हैं और कताई बुनाई जैसे बहुत सारे ग्रामोद्योगों को की पुनर्संरचना करते हैं। खादी तैयार करके वो देश भर में एक नई किस्म की चेतना को शुरू करते हैं, और वो ये मानते हैं कि देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर ही एक गरिमामय जीवन बिताया जा सकता है, उनको गरिमामय जीवन दिया जा सकता है। एक बेरोजगार व्यक्ति के जीवन में गरिमा नहीं होती। जो आज आप देख रहे हैं, देश के 40% युवा बेरोजगार हैं, उनमें गरिमा नहीं है, वो नहीं हो सकती। उनको पता है कि 2 दिन के लिए भी उन्हें अगर झंडे लेके दौड़ना है और किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के सामने गालियां बकना है तो वो बक रहे हैं, क्योंकि उनकी गरिमा जानबूझ करके नष्ट की जा रही है, वो खत्म की जा रही है। हिंदुस्तान में 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। गांधी सबसे पहले उस बेरोजगारी को ख़त्म करवाने में जुट जाते हैं। वे मानते हैं कि एक भूखे व्यक्ति से नैतिकता की उम्मीद करना बेमानी है।
वो पेट भरने के लिए कुछ भी कंप्रोमाइज करेगा। ये कहने की बातें हैं कि नहीं मैं करूंगा, इसलिए व्यक्ति को रोजगार चाहिए, वो उसमें गरिमा आएगी, उसका घर, उसके परिवार, वो स्वयं खाना खा पाएंगे। ये मूलभूत बातें हैं, ये बहुत बड़े दर्शन की बातें नहीं हैं। ये अगर आप आपके समाज से प्रेम करते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि उस व्यक्ति को उसके पास काम होना चाहिए, उसके पास घर में खाना होना चाहिए। और गांधी इससे अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष खड़ा करते हैं और एक बड़े गांधी के विचार से विपरीत विचार रखने वाले एक बड़े कवि हुए हैं मुक्तिबोध। वो गांधी, वो मार्क्सवादी हैं, पर वो गांधी के मरने पे लिखते हैं कि दुनिया में एक अनूठा व्यक्ति था जिसने एक आदमी के लिए जितना किया है, उसको गरिमामय जीवन दिलाने के लिए इतना कि कोई और नहीं कर पाया। और उसने इस दलित कुचले हुए लोगों को एक चट्टान की तरह ब्रिटिश शासन के सामने खड़ा कर दिया और ब्रिटिश शासन उस लोगों के वजह से चूर चूर हो गया। उन दलित पिछड़े लोगों, दमित लोगों की वजह से को गांधी एक साथ इकट्ठा करते हैं। वो बहुत नारे आज जैसे नहीं लगते हैं। तो ये जो हमारे सामने है, कि आपका संघर्ष में आप सिर्फ सामने लड़ करके नहीं कुछ कर सकते ना, आपको रचनात्मक कार्य करना पड़ेगा। इसलिए आपको आपके साथियों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको ये गांधी के समय यह था कि जो लोग जेल जा रहे हैं उसमें अधिकांश पुरुष थे, तब बहुत बाद में महिलाओं की एंट्री चालू हुई। तो उनके परिवारों का क्या होगा, उन महिलाओं का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। गांधी उनके लिए अलग से आश्रम बनाते हैं। जो जेल गए हैं उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनकी मां, उनकी विधवाएं वहां रह सकें। उस अंतिम व्यक्ति को अगर आपको एक उद्देश्य के लिए लड़ना है तो उसके परिवार को सहेजने के लिए भी कोई चाहिए। और वो पूरा वातावरण बहुत प्रेम में है, क्योंकि वो परस्पर विश्वास का वातावरण होता है प्रेम में। एक आंदोलन में कस्तूरबा को गिरफ्तार कर लिया गया। वो पुलिस की जो महिला थी, कांस्टेबल, उसने कहा कि अम्मा आप ये है, ये आपने सोने का ये पहन रखा, कीमती चीज़ें, अब जेल में क्या होगा पता नहीं, आप इसको किसी को दे दो कि आश्रम पहुंचा दे। बा के पास वो आखिरी बचा था। गांधी ने तो सब दान कर दिया था, एक एक चीज अपने जीवन की जो उनकी संपत्ति थी। वो एकमात्र उनके पास वो एक मंगलसूत्र था, बा ने उसे उतारा। एक गांधी टोपी लगाए व्यक्ति था, उसको बुलाया, बोले इसको आश्रम में पहुंचा देना। बाद में लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ भाई, आप उसको जानती थी? बोली नहीं, मैं उसको नहीं जानती थी। तो फिर आपने कैसे दे दिया? बोले वो खादी पहने था। खादी पहना व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। यह आपका, आपके समाज पर विश्वास है, और विश्वास तभी होता है जब आप उससे प्रेम करते हैं। तो ये बहुत परस्पर चीजें हैं जो आपके पास आती हैं। बहुत सीधे संघर्ष की बात आपसे करें तो 1920 में गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, सिविल नाफरमानी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन उनका नाम है। सविनय अवज्ञा है ना, कभी सुना है ऐसा नाम? विनय के साथ झुक करके सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आप शब्द पर गौर करिए, इससे ज्यादा प्रेममय संघर्ष क्या होगा। 1922 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा एक जगह है, वहां पर कुछ झगड़ा हुआ पुलिस का और बाकी चीजों पे, कीमतों के बढ़ने पर, खासकर मांस की कीमत बढ़ने को लेकर के बहुत झगड़ा हुआ।
पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, 23 सिपाही जल करके मर गए। एक पूरा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, आजादी आपसे कुछ ही दूर है, और गांधी उस पूरे आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि उसमें हिंसा प्रवेश कर गई, उसमें घृणा का प्रवेश हो गया, उससे प्रेम चला गया। गांधी कहते हैं यह देश अभी मेरे तरह की आजादी के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद से तमाम लोग गांधी के विरोधी, भगत सिंह उसमें से हैं, मदन मोहन मालवीय ऐसे, पर गांधी कहते हैं जहां हिंसा है, जहां कटुता है, वो रास्ता मेरे लिए, जो मैंने स्वतंत्रता के लिए इस देश के लिए चुना है, वो हो नहीं सकता। और गांधी वो आंदोलन वापस ले लेते हैं, और उसके बाद 8 साल लगाते हैं अगले आंदोलन में, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह 1930 में। इस बात पर गौर करिए कि अगर लोग, आज तो लोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बेचैन हो जाते हैं, गांधी 8 साल इस देश को आजादी के संघर्ष, अगले बड़े संघर्ष के लिए तैयारी कर देते हैं। और अगर लोग उनसे प्रेम नहीं कर रहे होते, या वो लोगों से प्रेम नहीं कर रहे होते, तो क्या ये संभव था कि लोग इंतजार करते? नहीं, क्योंकि नमक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हिंदुस्तान के लिए रही है। कभी आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंतिम 25-30 साल पहले अंग्रेजों ने जो है वो पेशावर से लाहौर तक, पेशावर से कलकत्ता तक जो है वो एक बागड़ लगाई थी, जमीन से करीब 18 फुट ऊंची कटीली बॉर्डर, जिसमें 2 मील के बाद एक दरवाजा होता था, और उसका मुख्य काम था नमक इधर से उधर जाएगा तो वो सरकार उसको देखेगी। ये चीन की दीवार से बड़ी दीवार है। चीन की दीवार 1800 किलोमीटर की, ये 2600 किलोमीटर की बाढ़ थी, जिसमें हर 2 किलोमीटर पे एक सिपाही बैठा होता था। और नमक की कमी की वजह से हिंदुस्तान में उस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा लोग मरे, उस एक बागड़ की वजह से। इसलिए नमक सत्याग्रह क्यों महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, ये समझिए। अंग्रेजों ने कितना अत्याचार इस पर किया है, तो ये आपके सामने है। पर वो 1922 से पहले वो एक छोटा सा आंदोलन और करते हैं देश की नब्ज को देखने के लिए। 1917 में अपने खेड़ा में किसानों का आंदोलन, बड़ा अकाल पड़ा है, अंग्रेज जमीनें नीलाम कर रहे हैं और मवेशी नीलाम कर रहे हैं। उस समय जो है वो वहां पर एक आंदोलन खड़ा होता है, अंग्रेजों को झुकना पड़ता है। वो चंपारण में पहला आंदोलन करते हैं, नील बनाने वाले किसानों को लेकर के साथ में। ऐसा आंदोलन जिसमें उस परिस्थिति की कल्पना करिए कि वो अंग्रेजों के खिलाफ उस आंदोलन को कर रहे हैं, और वो जगह इतनी गरीब है कि वहां एक टेबल और एक कुर्सी नहीं है। वो टेबल और कुर्सी भी अंग्रेज शासन से लेते हैं और हिंदुस्तान में पहली जन सुनवाई करते हैं। तो ये इतने सारे आपके सामने एग्जाम्पल हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, पहली बार जो है महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हुई। सैकड़ों महिलाएं मारी गईं। तो गांधी का पूरा जो एरा है 1915 से लेकर 1947 तक का, यहां एक भाषण में पहले भी हमने जिक्र किया है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा अब तक की सृष्टि का सबसे हिंसात्मक समय है। यही वो समय है जब पहला विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध है, माओ की क्रांति है, रूस की क्रांति है, जर्मनी में नाजीवाद का उदय है, इटली में फांसीवाद का उदय है, करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी है। पर गांधी अपने प्रेम, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से एक बार भी विचलित नहीं होते। ये छोटा समय नहीं है, ये पूरा समय जो गांधी का भारत में समय है,
वो पूरा समय दुनिया का सबसे हिंसात्मक समय है। और इसलिए गांधी दुनिया में अब तक के महानतम व्यक्तियों में माने गए, जबकि संघर्ष में आप देखेंगे तो वो महानतम है, में से भी नहीं, वो महानतम व्यक्ति है जो एक बार भी अपने विचार से इधर से उधर नहीं होते। गांधी कहते हैं घृणा हमें मारना सिखाती है और प्रेम मरना। घृणा हमें मारना सिखाती है और प्रेम मरना। जो कुछ प्रेम से मिलता है वो नित्य रहता है, वो हमेशा हमारे पास रहता है। जो घृणा से मिलता है वस्तुतः तो वो मिलता नहीं, वो हमारे ऊपर एक भार है, एक बोझ है। वे ये भी कहते हैं मैं सच्चे और निस्वार्थ प्रेम प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया न्यौछावर कर दूंगा। और प्रेम में वो अपनी सीमा भी जानते हैं। जैसे हमने कहा कि गांधी अपने आप में जनरल स्मर्ट्स भी कहते हैं, और पूरा जीवन जब गांधी का आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक जो सहज हंसी है, वाक्य विनोद है, जो हमारी आपके से छीना जा रहा है, जो सटायर छीना जा रहा है, जो कॉमेडी करने वाले हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, तो वो सहज हास्य बोध जो आपको आपकी तकलीफों से छूट दिलाता है, आपको थोड़ी देर के लिए स्वतंत्र करता है, फ्री करता है कि आप आपके बीच में हंस लें, किसी के बारे में कुछ बोल लें, वो आपसे छीना जा रहा है। पूरी नई जनरेशन को, आपकी पूरी पीढ़ी को एक नए किस्म की कंपटीशन में डाला जा रहा है। आपका बगल में बैठा हुआ मित्र जो है वो आपका मित्र नहीं है, वो कंपटीटर है। आपको हमेशा उससे ज्यादा नंबर लाने हैं। आपके माता पिता घर में कहेंगे तेरे से ज्यादा किसके आए, क्यों आए? क्लास में 5वां नंबर आ गया, तुमने तो हमारी नाक कटा दी। ये जो मां बाप की नाक है ना, ये बड़ी खतरनाक है। ये हर हफ्ते कटती है और फिर दुगनी बड़ी हो जाती है, और उसके शिकार आप होते। तो ये जो गांधी कह रहे हैं कि मैं इसके लिए अपनी पूरी दुनिया लुटाने को तैयार हूं, वे अपनी सीमा भी जानते हैं। तभी तो वो कहते हैं मैं जानता हूं मेरे अंदर बहुत प्रेम है, पर प्रेम की सीमा कहां है? मैं ये भी जानता हूं कि मेरा प्रेम असीम नहीं है। मैं सांप के साथ कहां खेल पाता हूं? मुझे पूरा विश्वास है कि अहिंसा की मूर्ति के सामने सांप भी शांत हो जाता है। याद करिए महावीर के सामने का चित्र। गांधी कहते हैं मेरे प्रेम में अभी थोड़ी कमी है। वो मनुष्य मात्र में तो चला गया, प्राणी मात्र में नहीं गया। अदर देन ह्यूमन बीइंग वो अभी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। मेरे में अभी उतना प्रेम नहीं हुआ, इतना प्रेम मेरे में पनप नहीं पाया है। हम आज बहुत पर्यावरण की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या इससे सुंदर बात कुछ हो सकती है पर्यावरण को लेकर? कि सांप आपका दोस्त हो, शेर आपका दोस्त हो, और वस्तुतः वो दोस्त हैं। इस सिविलाइजेशन की जो चेन है, जीवन की जो चेन है, उसमें सबसे ऊपर शेर है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उसके कुछ साल बाद ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई इस दुनिया से पूरी, तो उसके बाद केवल 4 साल का समय आपके पास है सृष्टि के खत्म होने में। तो ये जो प्राणी मात्र के साथ अपने आप को विस्तारित करना है, वो गांधी के पास था। आजादी से पहले भी सांप्रदायिकता का अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख एक तीसरा कौम है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। कभी मौका लगेगा तो उस पर भी बात करेंगे। पर ये जो सांप्रदायिकता है ये कोई नई चीज नहीं थी। गांधी के 30-32 साल के पूरा जो उनका उपक्रम था, जो उनका सक्रियता थी, उसने इसको बहुत हद तक खत्म किया।
ये टू नेशन थ्योरी की बात पहली बार तो 1895-96 में आई थी। 1915 में गांधी के यहाँ आने से पहले विनायक सावरकर जो है वो उस बात को छेड़ चुके थे। बाद में जिन्ना उनके साथ आए। इसलिए गांधी सर्वधर्म सौहार्द की बात नहीं करते। उनके शब्द पर गौर करिए, सर्वधर्म समभाव। मेरा आपके प्रति लगाव है, सौहार्द है, इसमें एक बड़प्पन है कि मैं बड़ा हूं, मैं आपसे, मेरा सौहार्द है, मैं आपके धर्म का भी सम्मान करता हूं। गांधी समभाव कहते कि जैसा मैं अपने धर्म के बारे में सम्मान करता हूं वैसा ही मैं आपके लिए भी करता हूं। समभाव एक सा है, दोनों। मैं अपने धर्म की कमियों को भी समझता हूं, मैं उस समभाव के साथ आपसे संपर्क रखता हूं। सौहार्द में भी एक बड़प्पन की भावना है कि मैं, हाँ सौहार्द है मेरा आपके साथ, वो मेरा अपना उसमें है। और इसलिए गांधी लगातार बंधुता की बात करते हैं एक दूसरे से, और वो अपने मामले में बहुत दृढ़ हैं। जब ये नमक सत्याग्रह हुआ उसके बाद वो साबरमती आश्रम गए, उनको उसके गेट पे रोक दिया गया अंदर जाने के लिए। तो गांधी ने तब ये संकल्प किया कि मैं यहां तभी लौटूंगा जब देश आजाद हो जाएगा। ये अजीब बात है, बेचारे वो लौट नहीं पाए। और ये हमारे लिए बहुत दुखद और शर्मनाक है कि साबरमती आश्रम का बड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया, वहां मॉल बनेगा। वो गांधी ने अपने पैसों से बनाया था, अपने अर्जित पैसे से और देश के चंदे से। वहां ला करके जिन लोगों को बसाया वो सारे दलित लोग थे। उस शहर से उनका पुराना नाता है, रहा है। उस शहर से उनके प्रेममय संघर्ष का भी पुराना नाता है। साराभाई परिवार के वो गेस्ट थे, साराभाई परिवार की मिलें थीं, उन मिलों में विवाद था। महात्मा गांधी उनके मित्र थे, उनके घर ठहरे थे। उन्हें पता लगा कि जो है वो मिलों में कुछ समस्या है मजदूरों की, वो उनके लिए संघर्ष कर रहे, साराभाई के घर में रहे, उन्हीं के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी अनुसुईया साराभाई वो गांधी जी के साथ हैं, अपने पिता के खिलाफ वो संघर्ष चल रहा है। गांधी वह संघर्ष कर रहे हैं। साराभाई दोपहर में अपनी कार से आते हैं, जिस पेड़ के नीचे गांधी बैठे अनशन कर रहे हैं और बैठे हैं, वहां पर गांधी को खाना खिलाते हैं, अपने ही खिलाफ संघर्ष करने वालों को। अंततः उनको झुकाते हैं, उस बात को मानते हैं। ये व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से निश्चल प्रेम है, उससे मित्रता है कि मैं तुम्हारी बुरी बातों में तुम्हारा साथी नहीं हूं, पर मैं तुम्हारा मित्र हूं। इस बात को तुम समझो, इस पर विश्वास करो। ये साराभाई की भी महानता है। ऐसे उदाहरण बिरले हैं, ऐसे प्रेममय संघर्ष के, जो वो आपके साथ करते हैं। वो एक भी उपवास इसलिए नहीं करते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आजकल होता ना कि ये हटो उपवास है, मैं आमरण ना। हर उपवास का एक कारण है। आखिरी उपवास को कभी विस्तार से पढ़िएगा, वो 8-10 दिन का जो उपवास है 13 जनवरी से 1948 से, वो उसी प्रेम की पुनर्स्थापना के लिए। पूरी दूर मारकाट मची हुई है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दिल्ली में, एक दूसरी जगह शरणार्थी हैं, मस्जिदों पर कब्जा कर लिया गया है हिंदुस्तान में, मुसलमानों को बाहर खदेड़ दिया गया है, वहाँ सिखों को और बाकी लोगों को मारा जा रहा है। गांधी का अनशन होता है, 8वें दिन सब लिख करके देते हैं आरएसएस तक कि हम इसको खत्म करते हैं। लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, मस्जिदें खाली हो रही हैं,
पाकिस्तान में गुरुद्वारे खाली हो रहे हैं, वहां मुसलमानों को, वहां हिंदुओं को, सिखों को बसाया जा रहा है, रहने को कहा जा रहा है। यह तब है जब दो देशों में विभाजन हो चुका है और गांधी ये कहते हैं अब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। पर वो लोग जो चाहते हैं कि कभी इन देशों में आपसी संबंध अच्छे ना हो, उनकी राह में गांधी एक बड़ा रोड़ा है। उस अनशन को तोड़ते समय जो एक बड़ा संदेश आता है, वो जिन्ना का संदेश वहां के विदेश मंत्री के माध्यम से आता है कि गांधी के उपवास ने इस पूरे उपमहाद्वीप में शांति की एक लहर पैदा कर दी है और हमारे यहां का सारा मारकाट संघर्ष खत्म हो गया है। यही हमारे यहां भी होता है। एक व्यक्ति का प्रेम में का पर्याय हो जाना, वो गांधी है। इसलिए वो आखिरी का अनशन, वो संघर्ष हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का एक संबंध है। बहुत सारा कहा जाता है कि उन्होंने 55 करोड़ रुपए दिला दिए और ऐसा हुआ, तो दो भाइयों में बंटवारा हुआ है, संपत्ति का बंटवारा होगा, नगद का भी बंटवारा होगा। जो उनके पास है वो हमारे पास भी होगा, जो रेशियो है उस रेशियो में, अनुपात में होगा। पर ये जो पूरा बात है, इसको बहुत समझना आपकी जनरेशन को बहुत जरूरी है। इसलिए भारत की आज़ादी का जो आखिरी का अंतिम संघर्ष है 35 साल का, 1935 से लेकर के और 47 तक का, 1915 से 47 तक का 35 साल का करीब ये जो संघर्ष है, 34-35 साल, ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें कटुता नहीं है, कम से कम हमारी तरफ से। मर रहे हैं लोग, अंग्रेज जेलों में भी डाल रहे हैं, सत्याग्रह भी हो रहे हैं। गांधी साबरमती से सेवाग्राम पहुंचते हैं, हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध इलाके से, अहमदाबाद से सबसे गरीब इलाके सेवाग्राम में, सबसे गरीब इलाका जहां पोस्ट ऑफिस नहीं है, जहां पर टेलीफोन नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां सड़क नहीं है, 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वहां जाकर के एक नया संसार रचते हैं। खादी की संस्थाएं बनाते हैं, गाय के लिए बनाते हैं, महिलाओं के लिए बनाते हैं, स्वास्थ्य के, और हजारों लोगों को उससे जोड़ते हैं, एक दूसरे से प्रेम से जोड़ते हैं। ये एकजुटता जो है, ये हमारी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सामने आती है। आज फिर हम उसी 1915 के युग में लौटे हैं, जहां भयानक गरीबी है, भयानक भुखमरी है। अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो सरकारी अनाज पर जिंदा हैं, तो सोचिए हमने क्या विकास किया है पिछले 75 सालों में। 5 किलो अनाज आपको मुफ्त में मिल रहा है और उस पर चुनाव जीता या हारा जा रहा है। आपके घर में 1000-1500 रुपए कईयों के घर में लाडली बहना के नाम पर आ रहे हैं। आपके मन में जो थोड़ा असंतोष पनपता इस समाज को लेके, इस व्यवस्था को लेके, उसे एक किस्म से, एक प्रेशर कुकर में जैसे सेफ्टी वाल्व होता है ना, कि जब प्रेशर बन जाता है, बहुत हो जाता है, तो उसमें एक सेफ्टी वाल्व होता है, सीटी होती है, वो सीटी खुल जाती है, उसका प्रेशर ढीला कर देती है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी जनरेशन, आपको लग रहा होगा कि आप छोटे हैं, पर हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा एक प्रकाशन गृह जो किताबें छापता है, राजकमल प्रकाशन, वो क्या कहता है कि हम अब ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आप जो लिख रहे हैं लेखकों से, उसको हम इस तरीके का कर दें कि 10वीं के छात्र को समझ में आए। मतलब वो अब पूरी सोच को 10वीं के विद्यार्थी की सोच तक सीमित कर देना चाहते। इसलिए 10वीं की जो सोच है वो एक किस्म से परिवर्तन की सोच है 10वीं कक्षा से। इसलिए 18 साल में आप वोट डालते हैं,
वो एक परिवर्तन का माध्यम है। तो ये आपके सामने है, इसको देखें। और एक नया संघर्ष की इस वक्त जरूरत है बेकारी के खिलाफ, और सबसे पहली जरूरत है सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर, समभाव को लेकर। क्योंकि गांधी कहते हैं कि अगर सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो गया तो ये देश खत्म हो जाएगा। और अब हम उस वर्ष पर, उस जो घाटी है उसके किनारे तक पहुंच चुके हैं गिरने की। बस एक कदम और चलना है इस देश के नष्ट होने में। बहुत लंबा समय नहीं है, ये आपकी जनरेशन कर पाएगी तो बहुत अच्छा है। गांधी कहते हैं प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, मेरे राष्ट्र प्रेम में विश्व के सभी राष्ट्रों के प्रति मेरा प्रेम सम्मिलित है। हमको आज जैसे पाकिस्तान, चीन, सबके खिलाफ भड़काया जा रहा है। जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनको, वही लड़की थी अमूल्या, 19, 17, 18 साल की, जो किसी अच्छी बात पे पाकिस्तान की बड़ाई कर देती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके अपने धार्मिक विश्वास चाहे जो हो, वो इस्लाम मानते हों, राष्ट्र वो क्रिश्चियनिटी मानते हों, पर उनका है, वे कहते हैं प्रेम का बंधन बढ़ते ही जाता है, फिर भी वो बंधन नहीं लगता। वो आपके ऊपर बोझ नहीं है, वो आपको और संबल देता जाता है। और अंत में उन्हीं का एक बहुत सुंदर देशना है, प्रेम मूक यानी गूंगा होता है, वो कोई शिकायत नहीं करता। प्रेम अंधा भी होता है, वह कोई दोष नहीं निकालता। प्रेम बहरा होता है, वह कोई बहाने नहीं सुनता। प्रेम हमेशा देता है, कभी मांगता नहीं। प्रेम सदा एक सा होता है, सुख या दुख की घड़ी में यह घटता बढ़ता नहीं है। प्रेम कभी आहत नहीं होता, वो कभी घायल, उसको बुरा नहीं लगता। प्रेम कभी थकता भी नहीं है। तो ये जो बात है प्रेम को लेकर के, उसको समझने को लेके, और अपने आसपास से, अपने पड़ोसी से, जो पिछले 2,500 साल कम से कम बुद्ध के समय से शुरू करें और अब तक हर महान व्यक्ति की जो प्रेरणा रही है प्रेम को, और गांधी उस प्रेम को संघर्ष का माध्यम बनाते हैं। ऐसा संघर्ष जिसमें टकराव नहीं है। दुनिया में कभी किसी ने इसकी कल्पना ही नहीं की थी कि आप किसी व्यक्ति से प्रेम के साथ भी संघर्षरत हो सकते हैं। उसको बजाय मारपीट के भगाने से, उसके गले में हाथ डाल के, उसे अपने दरवाजे से बाहर तक छोड़ करके, उसके भविष्य की, उसके देश की मंगल कामना करके हाथ जोड़ के आप उससे कहते हैं कि वो चला जाए, वो अपने राष्ट्र के लिए। इस भावना को अगर गांधी यहां अपनाते हैं और इसको क्रियान्वित करते हैं, तो इसलिए कि ये इस देश की मूल भावना है। समाज को आप 10-20 साल में बदल नहीं सकते थे गांधी, पर वो समाज की नब्ज पहचानते थे कि ये समाज प्रेम करना जानता है। और इसलिए वो कहते हैं कि मेरा कुछ भी मौलिक नहीं है। वो प्रेम यहां मौजूद था, वो प्रेम आप में, हम में, सब में है। सवाल उस प्रेम को उद्वेलित करने का है, उसे जगाने का है, उसे प्रत्यक्ष करने का है, जो गांधी ने किया। उसको साध के एक संघर्ष किया और उसमें सफलता पाई। आप सब ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनमें से 80% से ज़्यादा बच्चों ने गांधी फिल्म देखी है लीडरशिप ट्रेनिंग के दौरान, और आपकी बात सुनकर उन्हें वो फिल्म और जो गांधी के विचार और गहराई से समझ में आए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। बहुत अच्छी तरह से आपने जो
हम तो जो देखते हैं उसकी गहराई के, उसके पीछे की क्या जो घटनाएं हैं और उसका जो विचार और भावनाएं हैं, आपने उसे बहुत अच्छी तरह से सबके सामने आप लेकर आए। बहुत धन्यवाद। और आभार प्रदर्शन के लिए मैं साजिया जमील शेख जो कनौसा स्कूल धुले से है, आमंत्रित करती हूँ। आप सबको नमस्कार। यह हमारा सौभाग्य है कि श्री चिन्मय मिश्रा को सुनने का अवसर हमें मिला। आपने बहुत ही सरल शब्दों में विषय की गहराई से हमें अवगत किया। हमें समझ आया कि संघर्ष प्रेम से भी किया जा सकता है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।